हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशु जी के ट्रिक में। मैं उषा शर्मा आपके समक्ष एक बार फिर से आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये इसका दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट हमने कल देखा, तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप इसका पहला पार्ट भी ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पत्थर के बाणाग्र मिले हैं? तो बताइए आपकी सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पत्थर के बाणाग्र मिले हैं? इसके ऑप्शन है कोटदीजी से, बनावली से, लोथल से या सुदगा-गेंडोर से। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोटदीजी से। अब इसे हम कैसे याद करें? और जो ये कोटदीजी है ये एकमात्र स्थल है जहाँ से पत्थर के बाणाग्र मिले हैं। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कुआं होता है इसे हम ढूंढाड़ी भाषा में किस नाम से जानते हैं? कोठी के नाम से। आपको भी पता होगा कि कुएं को हम कोठी भी कहते हैं। तो कोठी से हो गया कोटदीजी। और कोठी किसकी बनी होती है? पत्थर से बनी होती है। तो जो पत्थर के बाणाग्र मिले हैं कहाँ से मिले हैं? कोटदीजी से। अब भाई पत्थर के बाणाग्र तो कोटदीजी से मिले हैं, तो तांबे के बाणाग्र कहाँ से मिले हैं? बताइए आप, तांबे के बाणाग्र कहाँ से मिले हैं? तो तांबे के बाणाग्र मिले हैं बनावली और सुदगा-गेंडोर से। अब जो बनावली है यह तो कहाँ पर है? हरियाणा में। और सुदगा-गेंडोर कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपड़ की खोज कब की गई? तो बताइए रोपड़ की खोज कब की गई थी? और जो रोपड़ है इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। और कहाँ पर है यह? पंजाब राज्य में है। और किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। तो जल्दी बताइए इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1950 में। और किसके द्वारा की गई थी? बीवी लाल के द्वारा। तो इसकी खोज बीवी लाल के द्वारा की गई थी। तो उत्खनन किसने करवाया? तो उत्खनन किसने करवाया था इसका? यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, तो इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया। तो कब करवाया? 1955-56 में। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि लाल की जो बीवी थी वह रो पड़ी। क्यों रो पड़ी? यज्ञ ना करने पर। तो लाल की बीवी रो पड़ी यज्ञ ना करने पर। तो लाल की बीवी से हो गया बीवी लाल, और रो पड़ी से हो गया रोपड़, और यज्ञ ना करने पर से हो गया डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? तो जो सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल माना जाता है मांडा, यह किस नदी के किनारे है? बताइए आप किस नदी के किनारे है? इसके ऑप्शन है दाश्क नदी, भोगवा नदी, चिनाब नदी या हिंडन नदी। तो मांडा जो स्थल है यह चिनाब नदी के किनारे है। प्रश्न है कि मांडा जब उत्तरी स्थल माना है तो यह किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में किस स्थान पे? अखनूर तहसील में। अब जो दाश्क नदी है इसके किनारे कौन सा नगर है? सुदगा-गेंडोर। और भोगवा नदी के किनारे लोथल, और हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? तो जो मांडा स्थल है यह सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन किसने करवाया था? जल्दी बताइए आप, किसने करवाया था इसका उत्खनन?
इसके ऑप्शन है जगपति जोशी ने, मधुबाला ने, एक एवं दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मांडा स्थल का उत्खनन करवाया था जगपति जोशी और मधुबाला दोनों ने करवाया था। अगर जगपति जोशी की जगह जेपी जोशी आ जाए तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाए कि जगपति जोशी की जगह जेपी जोशी भाई कौन है। तो जगपति जोशी का ही पूरा नाम जेपी जोशी का पूरा नाम जगपति जोशी है। और इन्होंने इसका उत्खनन करवाया तो कब करवाया? 1982 में। मांडा स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? जगपति जोशी। और मधुबाला ने कब करवाया था? 1982 में। नेक्स्ट है देमाबाद किस नदी के किनारे है? तो जो देमाबाद है, सबसे पहले तो यह देमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल माना जाता है। अब पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है, तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाए तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, दक्षिण में भी द आ रहा है, देमाबाद में भी द आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, दक्षिण देमाबाद। सेम वर्ण आ रहे हैं दक्षिण से देमाबाद। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है कौन सा है? देमाबाद। अब यह किस नदी के किनारे है? दाश्क नदी, रावी नदी, हिंडन नदी या परवरा नदी? तो किस नदी के किनारे है? बताइए आप किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर क्या है? परवरा नदी। अब ये परवरा नदी के किनारे है तो ये किसकी सहायक नदी है? साबरमती नदी की सहायक या उपनदी मानी जाती है। और इस परवरा नदी को हम नर्मदा नदी के नाम से भी जानते हैं। और देमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो उत्तरी स्थल तो जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में है। उत्तरी स्थल मांडा है तो दक्षिण स्थल देमाबाद है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर किस जिले में है? तो आलमगीरपुर किस जिले में है? बताइए आप किस जिले में है? इसके ऑप्शन है मेरठ में, शाहीवाल में, मोंटगोमरी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेरठ जिले में। तो जो आलमगीरपुर है ये मेरठ जिले में है। तो मेरठ जिला कहाँ पर है भाई? तो यह है यूपी में है। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। अब हमने उत्तरी और दक्षिणी स्थल तो देख लिया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उत्तरी स्थल मांडा है, दक्षिणी स्थल देमाबाद है। तो इसका पूर्वी स्थल कौन सा है? तो जो आलमगीरपुर है यह है इसका पूर्वी स्थल है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने, बीवी लाल ने, मार्शल ने, या जेपी जोशी ने? तो बताइए आप इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। और कब की थी? 1958 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े किस स्थान से मिले हैं? तो एकमात्र स्थान है जहां से कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? इसके ऑप्शन है कोटदीजी से, आलमगीरपुर से, कालीबंगा से, या देमाबाद से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आलमगीरपुर। अब भाई कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े आलमगीरपुर से मिले तो इसे कैसे याद करें हम कि आलमगीरपुर से हो गया आलू, और आलू के टुकड़े हमने किस में किए? कटोरे में। कितने किए? बहुत सारे। तो बहुत सारे से बहुसंख्यक टुकड़े और किसके किए? आलू के। तो आलमगीरपुर में कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाकोट स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए बालाकोट जो स्थल है यह किसके लिए जाना जाता है? सीप उद्योग के लिए, रत्नों के निर्माण के लिए, चूड़ियों के उद्योग के लिए, या उक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीप उद्योग के लिए।
अब प्रश्न ये बनता है कि बालाकोट कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और जो बालाकोट है यह एक बंदरगाह नगर है। कैसा नगर है, बंदरगाह नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, तो कहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं? इसके ऑप्शन है कुनाल से, बनावली से, हड़प्पा से या लोथल से। तो चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले हैं, कुनाल से। और कब मिले हैं, 1993-94 में। अब हमने ये तो देखा कि चांदी के 2 मुकुट कुनाल से मिले हैं, तो कुनाल कहाँ पर है, बताइए आप, कुनाल कहाँ पर है, कहाँ पर है, हरियाणा में। और चांदी के 2 मुकुट मिले, तो इससे क्या पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय भी केंद्रीय सत्ता रही होगी। कैसी सत्ता, केंद्रीय सत्ता। क्योंकि जो ये चांदी के मुकुट मिले हैं तो इसका प्रयोग कौन करता होगा, कोई राजा करता होगा जो जनता का शासन या जनता पर शासन करता होगा, जो केंद्र या राज्य की डोर संभाल रहा है, वो चांदी के मुकुट प्रयोग में लेता होगा। तो इससे हमें केंद्रीय सत्ता के आभास का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी गढ़ी का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया। तो जो राखी गढ़ी स्थल है इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? इसके ऑप्शन है मार्शल द्वारा, अमरेंदु नाथ द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा या देवीलाल द्वारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो राखी गढ़ी का उत्खनन करवाया गया था अमरेंदु नाथ द्वारा। अब हम इसे कैसे याद करें कि एक बहन है, वह राखी को, भाई को राखी बांधती है। क्यों बांधती है भाई? उसकी अमर रहने की प्रार्थना के लिए। तो जो राखी गढ़ी है इसका उत्खनन किसने करवाया? अमरेंदु नाथ ने। अब प्रश्न है कब करवाया था उत्खनन, तो अमरेंदु नाथ ने करवा दिया। तो उत्खनन कब करवाया था? तो इन्होंने उत्खनन करवाया था 1997-98 में। और जो ये राखी गढ़ी स्थल है यह भारतीय क्षेत्र का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा दूसरा स्थल माना जाता है। तो अगर ये दूसरा स्थल माना जा रहा है तो पहला स्थल कौन सा माना जाएगा? धोलावीरा, जो कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा का नवीनतम स्थल कौन सा है? तो बताइए हड़प्पा का नवीनतम स्थल कौन सा है? इसके ऑप्शन है करणपुर, हनुमानगढ़, 1 एवं 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा के नवीनतम स्थल है कौन से है? करणपुर और हनुमानगढ़ दोनों ही है। अब ये नवीनतम स्थल है, तो नवीनतम स्थल है तो इसकी खोज कब की गई? 2013 में। इसलिए इनको नवीनतम स्थल माना जाता है क्योंकि इनकी खोज हाल ही में की गई है। नेक्स्ट है, जूनीकरण का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो जो जूनीकरण है इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया है? इसके ऑप्शन है पीके त्रिवेदी द्वारा, शुभ्रा प्रमाणिक द्वारा, मार्शल द्वारा या दयाराम साहनी द्वारा। तो कमेंट कीजिए आप किसके द्वारा करवाया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? शुभ्रा प्रमाणिक द्वारा। अब इन्होंने जूनीकरण का उत्खनन तो करवा दिया, लेकिन जूनीकरण है कहाँ पर? तो यह गुजरात राज्य में है। और इन्होंने इसका उत्खनन कब करवाया था? 2003-04 में। अब ये क्यों जाना जा रहा है कि जूनीकरण का उत्खनन तो करवा दिया, लेकिन ये प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से हमें स्टेडियम या खेलों के मैदान मिले हैं। और जो कहाँ से मिले थे? हमें धोलावीरा से भी मिले थे, जिसके कारण धोलावीरा को खेलों का मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरखान वाला डेरा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया?
इसके ऑप्शन है पीके त्रिवेदी के द्वारा, जेके पटनायक के द्वारा, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो तरखान वाला डेरा है इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? एक व दो दोनों। जो पीके त्रिवेदी और जो जेके पटनायक है दोनों के द्वारा ही तरखान वाला डेरा का उत्खनन करवाया गया था। तो इन्होंने तरखान वाला डेरा का उत्खनन तो कर दिया, लेकिन ये तरखान वाला डेरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? राजस्थान के गंगानगर जिले में अनूपगढ़ तहसील में। ठीक है। और इसका उत्खनन कब किया गया था? 2003-04 में। अब इसका उत्खनन भी कर दिया, लेकिन ये जाना क्यों गया? क्योंकि यहाँ से परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इसके कारण यह प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में भीराना का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो हरियाणा में एक भीराना नाम का स्थान है, इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन है पीके त्रिवेदी द्वारा, एल राव द्वारा, मार्शल द्वारा या अमरनाथ द्वारा। तो भीराना का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? एल राव द्वारा। कब किया गया था? 2003-04 में। अब भीराना साहब क्वेश्चन में ही आ रहा है कि ये हरियाणा में है। अब ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ से 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है जिन पर सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी हुई है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी उसको आज तक भी नहीं पढ़ा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति माना गया है? तो यह तो इजी क्वेश्चन है, बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति किसे माना गया है? इसके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता को, मिस्र सभ्यता को, मेसोपोटामिया को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही है भारतीय इतिहास में। तो भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति किसे माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। अब प्रथम नगरीय क्रांति क्यों माना जा रहा है? क्योंकि यहाँ से प्रथम बार नगर के अवशेष मिले थे, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के नगर कितने टीलों के रूप में प्राप्त हुए हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके नगर हमें कितने टीलों के रूप में प्राप्त हुए हैं? इसके ऑप्शन है 4, 5, 2 या 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। अब 2 टीलों के रूप में प्राप्त हो गए, तो ये 2 टीले कौन कौन से हैं? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। अब जो ये पश्चिमी टीला है यहाँ पर तो दुर्ग के अवशेष मिले हैं, और जो पूर्वी टीला है यहाँ से सामान्य आवास के क्षेत्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो सिंधु घाटी की जो लिपि है इसकी जानकारी हमें सर्वाधिक किससे प्राप्त होती है? इसके ऑप्शन है मोहरों से, दीवारों से, बर्तनों से या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि की जानकारी हमें मोहरों से प्राप्त होती है, क्योंकि जो यहाँ से मोहरें मिली है हमें इन पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अंकित मिली है। अब बात लिपि की आ रही है, तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है बुस्ट्रो फिदन, जिसे गोमुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, अगर दोनों में से कोई सा भी एक विकल्प रहे तो दोनों ही इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में कौन सा स्थल नहीं है? लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा या चन्नूदड़ो।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चन्नू दड़ो। ये चन्नू दड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किसके समीप? सरकंड के समीप। अब अगर ये पाकिस्तान में है तो ये 3 स्थल भारत में, तो भारत में किस किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है, और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगर पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में कौन सा नगर है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आप, पाकिस्तान में कौन सा नगर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 व 2 दोनों। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है दोनों ही पाकिस्तान में है। अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ पर है? सिंध प्रांत में। और किस जिले में? लरकाना जिले में, सिंधु नदी के किनारे। और जो हड़प्पा है यह पंजाब प्रांत में, पुराने मोंटगोमरी जिले में, जिसका वर्तमान नाम शाहीवाल है। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना आधारित थी। तो जो सिंधु सभ्यता की नगर योजना है ये किस पर आधारित थी? जाल पद्धति पर, ग्रिड पद्धति पर, ऑक्सफोर्ड पद्धति पर, या उक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। ये जो तीनों हैं एक ही प्रकार के नगर योजना से संबंधित है। या मान लो जो जाल पद्धति है इसे हम ग्रिड पद्धति कह सकते हैं, या ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कह सकते हैं। अब ग्रिड पद्धति है तो ये ग्रिड पद्धति किसे कहते हैं? कि जब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की सड़कें अगर एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो ये कैसा कोण बनाती है? ग्रिड। और ये ग्रिड कौन बना रही है? तो जो ग्रिड का अर्थ होता है ये क्या होता है? जाल। क्योंकि एक दूसरे को समकोण पर काट दिया ना, तो ये कैसा बना दिया? एक तरह से जाल बना दिया। तो जो ये जाल है यह क्या कहलाया? ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, या ऑक्सफोर्ड पद्धति। और जो राजस्थान का जयपुर नगर है यह भी इसी पद्धति पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक स्नानागार था। तो बताइए कि जो मोहनजोदड़ो से हमें सार्वजनिक स्नानागार, या हम जिसे वृद्ध स्नानागार के नाम से भी जानते हैं, यह इसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई कितनी है? जल्दी कमेंट कीजिए। इसके ऑप्शन है 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा व 8 फीट गहरा। 39 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा व 10 फीट गहरा। 40 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा व 8 फीट गहरा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई ये कितनी है? 39 फीट तो लंबाई है, 23 फीट चौड़ाई है और 8 फीट गहराई है। और जो ये सार्वजनिक या वृद्ध स्नानागार है इसकी तुलना डीडी कौशाम्बी ने किससे की है? जो डीडी कौशाम्बी है, कल बताया था मैंने आपको, डीडी कौशाम्बी ने इसकी तुलना किससे की है? कमलताल और पुष्कर से। और जो मार्शल है इन्होंने विश्व का इसे सबसे बड़ा आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं के निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं मिले हैं इसमें किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था? इसके ऑप्शन है वी आकार की, एल आकार की, सी आकार की, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कुएं की गहराई कैसे होती है? गोल। अब ये गोल है तो वी आकार से इसकी गोलाई बनी होगी। और जो एल आकार की ईंटें हैं इनका प्रयोग किसमें किया गया होगा? मकानों की जो दीवारें की कोने हैं। अब ये कोने कैसे बनते हैं? एल आकार के कोने बनते हैं, ठीक है। अब
इनकी जो ये कोने हैं इसमें एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो एल आकार की जो ईंटें हैं ये कहाँ से मिली है हमें? चन्नू दड़ों से। अब यहाँ से हमें एल आकार की ईंटें तो मिल गई, लेकिन यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं तो कौन सा है? चन्नू दड़ो। लेकिन यहाँ से हमें एल आकार की ईंटें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम मानव निर्मित गोदी है। तो जो विश्व की प्रथम मानव निर्मित गोदी मानी जाती है यह कहाँ पर है? लोथल में, बनावली में, कालीबंगा में या धोलावीरा में? तो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लोथल में। अब ये लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने। तो जो ये SR राव थे इन्होंने इस गोदी को क्या कहा? डॉकयार्ड या जहाजों की गोदी। अब इसे डॉकयार्ड या जहाजों की गोदी तो कह दिया, लेकिन ये क्या था? यह प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा था। और यह सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा मानव निर्मित माना जाता है। और अगर ये सबसे बड़ा माना जाता है तो इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं कितनी है। इसकी लंबाई है 214 मीटर लंबी है और 36 मीटर इसकी चौड़ाई है और 3.30 मीटर इसकी गहराई है। तो इससे जो गोदीवाड़ा मिला है इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका संबंध विदेशों से भी रहा होगा। तो आप देख लीजिए, तो गोदीवाड़ा है, इससे कितने क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज व परिवार था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज व परिवार कैसा था, उसमें किस प्रकार का शासन था, किसकी सबसे ज़्यादा किसका महत्वपूर्ण स्थान था? तो बताइए आप, किसका महत्वपूर्ण स्थान था? माता का था या पिता का? तो इसके ऑप्शन है मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज व परिवार था कैसा था? मातृ सत्तात्मक। अब ये मातृ सत्तात्मक था, तो मातृ सत्तात्मक क्यों था, हमें इसका पता कैसे चला? तो यहाँ से हमें अनेक प्रकार की मुहरें मिली है और मूर्तियाँ मिली है। जो मूर्तियाँ हैं यह नारी से संबंधित है और जो मुहरें हैं इन पे नारी के चिन्ह मिले हैं। नारी का शरीर है उनके आकार के चित्र मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था इसमें पिता से ज़्यादा माता का उच्च स्थान रहा होगा। तो इसकी जो व्यवस्था है कैसी रही होगी? मातृ सत्तात्मक। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यह जादू टोने में विश्वास करते थे, 1 व 2 दोनों सही है, या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय की पूजा करते थे? तो बताइए आप, इसका सही कौन सा कथन है? 1 व 2 दोनों। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे और जादू टोने में भी विश्वास करते थे। और इसका पता कैसे चला है कि यहाँ से हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ से हमें ताबीज मिले हैं। अब जब ताबीज ही मिल गए तो इससे हमें क्या पता चला कि यह जादू टोने में विश्वास करते होंगे। और इसका गलत कथन कौन सा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय की पूजा करते हैं? यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पे हमें गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। तो हम किसी आधार पे नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय की पूजा करते होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सैंधव निवासी मछली खाने के शौकीन नहीं थे, यह मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ये सर्वाहारी थे, या ये ऊनी व सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे? बताइए आप, इसका सही कथन कौन सा नहीं है?
जो सिंधु निवासी है वह मछली खाने के शौकीन थे। तो इसका जो गलत कथन है कौन सा है कि ये मछली खाने के शौकीन नहीं थे। अब ये जो सिंधु निवासी है ये मछली खाने के शौकीन तो थे, लेकिन इसका पता हमें कैसे चला है कि अनेक स्थलों से हमें बर्तनों पर मछली के चित्र मिले हैं और मछली पकड़ने के टाँके भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे यह मांसाहारी थे और किसके शौकीन थे, मछली खाने के शौकीन थे। और जो ये शहद के लिए मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे और ऊनी व सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से एक वस्त्र मिला है जो सूती है और उस पर धागे कैसे है, ऊनी। तो उससे क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी व सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा नगर स्थित है बछाऊ तालिका तहसील के मानसर एवं मानहर नदियों के बीच खदीर बेट के किनारे, हरियाणा के हिसार जिले में, रंगपुर गांव में भादरा नदी के किनारे, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए धोलावीरा कहाँ पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बछाऊ तालिका तहसील के मानसर एवं मानहर नदियों के बीच खदीर बेट के किनारे। अब देखो कितना लंबा नाम है, एक बार देखो आप इसे। और यह कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ जिले में। अब है हरियाणा के हिसार जिला, यहाँ पर कौन सा स्थल है, बनावली। और है रंगपुर गांव में भादरा नदी के किनारे कौन सा स्थल है, रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा नगर की खोज किसने की थी। ऑप्शन है डॉक्टर जगपति जोशी ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, मोरेश्वर दीक्षित ने, या माधव स्वरूप वत्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि धोलावीरा नगर की खोज किसने की थी। क्या होगा इसका राइट आंसर, डॉक्टर जगपति जोशी। अब इन्होंने इसकी खोज तो की, लेकिन कब की, 1967-68 में। अब जो डॉक्टर जगपति जोशी है इन्होंने तो इसकी खोज की, लेकिन इसका उत्खनन किसने करवाया। तो इसका उत्खनन किसने करवाया था, इसका रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब करवाया था, 1990-91 में। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा 17 अक्षरों वाला लेख या सूचना पट किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, या धोलावीरा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धोलावीरा से। जो ये सबसे बड़ा अक्षरों वाला लेख है इसे हम साइन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, और जैसे हम प्रेजेंट में कहते हैं नोटिस बोर्ड, तो इसे हम नोटिस बोर्ड भी कह सकते हैं। कहाँ से मिला है ये, धोलावीरा से। तो दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन किया है। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।